जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 80। आज के लेक्चर में रिलेटेड पार्टीज़ का सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला पार्ट हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं, ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट स्टडी करेंगे। रिलेटेड पार्टी के हवाले से इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या हो सकता है। इसमें ज़्यादातर इम्प्लीकेशन रिपोर्ट में आपको पता है कंसेप्ट चैप्टर 4 के ही डिस्कस हो रहे होते हैं। सिचुएशन चेंज होती है लेकिन बाकी जो इम्पैक्ट है, मिस स्टेटमेंट क्या करना है, स्कोप लिमिटेशन है क्या करना है वगैरह, ये सारा रिपीट ही हो रहा होता है। और फिर रिप्रेजेंटेशन अबाउट रिलेटेड पार्टीज़, रिलेटेड पार्टी के हवाले से हम मैनेजमेंट से क्या क्या इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे। रिटन फॉर्म में इंक्वायरी होता है, मैनेजमेंट से ज़बानी कलाम में पूछ लेना कि कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है मैनेजमेंट से रिटन फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन लेना। जो ज़्यादा अहम इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो फिर हम मैनेजमेंट से कहते हैं कि हमें वो रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करें। तो वो कौन कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड पार्टी के हवाले से, हर एरिया में उसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं। रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे, दोनों छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा स्टार्ट इंटरनल ऑडिट का। वो भी सिंपल कंसेप्ट है, उसमें भी ज़्यादातर कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। ठीक है, ओवरऑल आज का लेक्चर आपका इजी लेक्चर होगा, लेकिन इसमें जो केस स्टडीज़ टाइप क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं रिलेटेड पार्टी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से वाला रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। इन क्वेश्चंस के अलावा कंसेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। कुछ नहीं पूछना, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है या पूछना ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, चलिए ठीक है। इजी था ये चैप्टर, कोई इसमें इजी नहीं था ये, याद नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें कौन से वाला कंसेप्ट याद नहीं हो रहा जो कल 4 एरियाज पढ़े थे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर याद हो गए थे, टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी। और उन 4 इसमें पहले वाला कंसेप्ट याद हो गया कि अगर ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए जो मैनेजमेंट ने नहीं की, ये ज़्यादा अहम है। ठीक है, और ये बेसिकली स्टेप वाइज चलता है, यानी स्टेप नंबर 1 में ये करना, 2 ये करना, 3, तो ये निस्बतन आसान है। ठीक है, बहरहाल जो चीज़ अगर याद नहीं हो रही फिर आप उसको, उसका एक तरीका होता है लिख के याद कर लें। ठीक है, तो कोशिश करें कि रिटन फॉर्म में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अच्छा, इन जो रिलेटेड पार्टी की केस स्टडी है उसमें एक ख़ास बात है, मुझे ये लगता है कि बज़ाहिर इसका क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये केस स्टडी स्टाइल का है, लेकिन एक दफ़ा आपने पिक कर लिया ना कि ये किस से रिलेट करता है, तो बेसिकली वो प्रोसीजर फिर रीप्रोड्यूस ही करने होते हैं, वो एक तरह से रीप्रोडक्शन का क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है हमने कि अगर एग्जाम में रीप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी हो ना, तो उसमें हमने जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है वो यूज़ करनी है, ताकि उससे पता चले हमने जो किताब में से याद किया है वो एज इट इज़ छापा नहीं मार दिया आंखें बंद करके, बल्कि जो उसने सवाल पूछा है हमने अपने सोल्यूशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, यानी उसमें वो वाली इंफॉर्मेशन, बेसिक कंसेप्ट या प्रोसीजर वही रहेंगे जो हमने याद किए हुए, वही लिखेंगे, लेकिन उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कौन सी इंक्लूड कर देंगे, क्वेश्चन वाली। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं जी, पहले क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को एज यूजुअल पढ़ते हैं। डिस्कस योर कोर्स ऑफ एक्शन इन द अबव सिचुएशन। कुछ नहीं पता चल रहा रिक्वायरमेंट से कौन सा चैप्टर है, कौन सा कंसेप्ट, ऐसा ही है। कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, ये तो जेनेरिक उसका टर्म है कि ऑडिटर इस सिचुएशन में क्या करेगा। अच्छा, कोर्स ऑफ एक्शन में मुझे ये बताइए, क्या इसमें सिर्फ ऑडिटर के प्रोसीजर बताए जाएंगे, ऑडिटर क्या करेगा, क्या स्टेप्स लेगा, या इसमें अगर रेलिवेंट हो तो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताया जाएगा? अगर रेलिवेंट हो तो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताया जाएगा। आपको याद है मैंने लिखा था कोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू ऑडिट प्रोसीजर्स प्लस इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। अगर रेलिवेंट हो, मतलब हर केस में रेलिवेंट नहीं होता, जहां पे रेलिवेंट हो वहां पे फिर कोर्स ऑफ एक्शन में हम इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी लिखेंगे, वरना सिर्फ अगर उसने ऑडिट प्रोसीजर पूछा है, कोर्स ऑफ एक्शन का अलावा एक और रिक्वायरमेंट भी होती है, ऑडिट स्टेप्स बताइए, प्रोसीजर बताइए, इसमें फिर हमने क्या करना है, सिर्फ प्रोसीजर।
तो हमें रिक्वायरमेंट से तो कुछ पता नहीं चल रहा कौन सा टॉपिक है। आइए जरा फिर, रिक्वायरमेंट से नहीं पता चला, कहां से पता चलेगा? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ, थोड़ा सा जरा साइड पे करें भाई, थोड़ा सा साइड पे। You are the audit manager on the audit of a listed company, Camil Limited. Prior to completion of audit, you came across a prospectus issued by Neelam Limited, according to which a director of KL is the chief executive of NL. ये क्वेश्चन की सबसे अहम इंफॉर्मेशन है, ये वाले। डायरेक्टर ऑफ KL इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ NL। अब इधर भी डायरेक्टर आपको होता है बाय लॉ, वो दूसरी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टर है, तो कॉमन डायरेक्टरशिप है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए इस इंफॉर्मेशन से क्या नतीजा निकाला हमने? रिलेटेड पार्टी, ठीक है, वो एक कंपनी में भी डायरेक्टर है और वही दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, ये हमारी रिलेटेड पार्टीज हो गई। अच्छा, फिर इसके बाद हाउएवर आपने शायद कंपनी लॉ में भी ये पढ़ा होगा कि वो कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से एसोसिएटेड कंपनीज हो जाती हैं, और एसोसिएटेड हो गई तो मतलब वो रिलेटेड पार्टी हो गई। ना भी अगर आपने कंपनी लॉ में पढ़ा हो तो भी आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि एक ही पर्सन हमारी कंपनी में भी की पोजीशन पे है और वो एक दूसरी कंपनी में भी की पोजीशन पे है, तो वो दोनों एसोसिएटेड कंपनीज, ठीक है। इस सिचुएशन को अंडरलाइन कर लें, इसको ध्यान में रखना आपने। However, the name of NL was not included in the list of related parties provided by KL. अगर आपको कंफर्म ना भी हुआ तो भी इस इंफॉर्मेशन में उसने बता दिया कि इसका नाम रिलेटेड पार्टी की लिस्ट में नहीं है। इनडायरेक्टली क्या बता रहा है कि ये रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी की लिस्ट में इसका नाम शामिल नहीं है। On being confronted, the management has advised that the name was omitted inadvertently as the appointment took place just 2 months prior to the year end. वो कहता है चूंकि ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे अपॉइंटमेंट हुई है, ये सिर्फ इसको भी 2 महीने हुए हैं तो गलती से नाम रह गया। ये मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। डिस्कस योर कोर्स ऑफ एक्शन इन द अबव सिचुएशन। कोर्स ऑफ एक्शन बताइए। अब बताइए कौन सी सिचुएशन बन रही है। ये आपको पता चल गया कि ये रिलेटेड पार्टी के चैप्टर का क्वेश्चन है, ओके। अब रिलेटेड पार्टी में कौन सी वाली सिचुएशन है? आइडेंटिफाइड और रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट, उसके सारे प्रोसीजर आपने बताने हैं। क्लियर? बता देंगे, ओके। कोई प्रॉब्लम इसमें? प्रोसीजर क्या क्या थे जरा आप बताएं, रिपीट करते हैं। टीम को कम्युनिकेट करना है, नंबर 1। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना है उनके कंट्रोल्स क्यों फेल हुए इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में। रिक्वेस्ट करनी है उनसे कि आइडेंटिफाई करें, फिर उनको सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने उन ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन पे। हाँ, रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इंटेंशनल है तो फिर रिस्क ऑफ फ्रॉड भी इंक्रीज हो जाएगा अगर मिशन इंटेंशनल है। क्वेश्चन 5 on the requirement, evaluate the above scenario and specify the audit procedure which need to be performed. Evaluate the above scenario का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करो कि ये क्या इशू है, इसके ऊपर कमेंट करो किस टॉपिक से रिलेट करता है, क्या इशू है किस टॉपिक से रिलेट करता है। आपको पता है ये वाले अल्फाज इवेल्युएट द अबव सिनेरियो या एनालाइज द अबव सिनेरियो, इवेल्युएट या एनालाइज का वर्ड वो चैप्टर 4 की केस स्टडीज में भी यूज करता रहा है, जिसमें हम कमेंट्री में फिर उसको क्या बताते थे भला कि ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, ये क्या है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते थे ब्रीफ कि इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है ये इशू में। और फिर क्या कह रहा है, प्रोसीजर भी बताओ। यानी जब पहले ये आप जब इशू डिस्क्राइब कर चुके होगे, इशू को डिस्कस कर चुके होगे कि ये कौन सा इशू है, तो फिर आपने इस सिचुएशन में उस इशू को एड्रेस करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो भी बताने हैं। क्या इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएंगे? नहीं बताएंगे, नहीं पूछा। लफ्ज कोर्स ऑफ एक्शन में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट शामिल होता है अगर रेलिवेंट हो। इसमें 1.4 में लिखा नहीं था इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, ऐसा ही है ना? क्यों नहीं लिखा था भला? उसमें रेलिवेंट नहीं था, उस कंसर्न में डिस्कस ही नहीं हुआ। अगर डिस्कस हुआ होता तो जरूर लिखते। 5 में नहीं लिखना हमने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। कह रहा है ऑन द ऑडिट ऑफ बाबर लिमिटेड यू हैव नोटेड ए ट्रांजैक्शन वेयर बाय लोन पेएबल टू द होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी से लोन पेएबल टू होल्डिंग कंपनी। क्या हुआ? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विच वाज ओवरड्यू फॉर 6 months वाज सेटल्ड बाय ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ओन्ड बाय बीएल। वो सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करके
सेटल किया गया था। अब देखिए, एक तो ये कि होल्डिंग सब्सिडरी के दरमियान में ट्रांजैक्शन है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एग्रीड। लफ्ज होल्डिंग से हमें पता चला रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब ये नॉर्मल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है यहाँ के आउटसाइड नॉर्मली कोर्स, कैसे पता चला? क्वेश्चन में उसने 3 इंडिकेशंस दी हैं, 3। नंबर 1, लोन पेएबल। भाई लोन तो नॉर्मल होता है बैंक के लिए, जो क्लाइंट बैंकिंग का काम नहीं करते वो अगर एक दूसरे को लोन देते हैं वो इलीगल नहीं है, मना नहीं है, लेकिन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरी इंडिकेशन हमें मिली ओवरड्यू फॉर 6 मंथ से, इसका मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और तीसरा कहां से? ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, यानी ये एक तरह से हमारे वो बार्टर सिस्टम की ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, कैश के जरिए से लोन रिपे नहीं हुआ। सबसे जो स्ट्रांग पॉइंट है वो ये ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज वाला, जिसे पता चलता है कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो कौन सा वाला पॉइंट लिखेंगे? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स। क्या था आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का? 3 पहले वो वाले रेगुलर पॉइंट तो फिट कर देना सबसे पहले, वो तो पहली फुर्सत में फिट करे। कौन से? अप्रूवल, काउंटिंग, डिस्क्लोजर। अच्छा, और क्या करना है हमने? कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें इंस्पेक्ट करनी है हमने? टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करेंगे, और टर्म्स में क्या? वो मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन, पर्पस, बिजनेस रैशनल क्या है, किस लिए लोन दिया गया था, ठीक है। और जो मैनेजमेंट हमें रीजन बता रही है कॉन्ट्रैक्ट में, वही रीजन लिखी हुई है। मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कंसिस्टेंट है। ये चीजें चेक करनी है कॉन्ट्रैक्ट्स में। सिर्फ उसको ये नहीं बताना कि कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करना है। अच्छा प्रोसीजर ये नहीं होता जिसमें आप सिर्फ ये बता दें कि इसको इंस्पेक्ट करेंगे। अच्छा प्रोसीजर क्या होता है? इसमें ये भी बताए कि उसमें क्या चीज देखेंगे, क्यों देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को क्यों देख रहे हैं, उसमें क्या चीज आपको चेक करनी है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है, क्वेश्चन 5 क्लियर हो गया। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी एक क्वेश्चन में 2 सिचुएशंस भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ऐसा पॉसिबल है कि वो ट्रांजैक्शन ऐसी हो जो आपने आइडेंटिफाई किया और वो भी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर किसी सिचुएशन में, रिस्क असेसमेंट में हमने ये सीखा था, ठीक है, बल्कि कोड ऑफ एथिक्स में भी सीखा, और भी डिफरेंट सिचुएशन में, अगर किसी एक स्टेटमेंट में मल्टीपल थ्रेट्स हों, मल्टीपल रिस्क हों, ठीक है, मल्टीपल इश्यूज हों, हमने ऑडिट में क्या करना है? किसी एक इश्यू को डिस्कस करना है कि दोनों को? वही रूल यहां पे भी अप्लाई होगा। समटाइम्स आपने थोड़ा ध्यान से देखना है, समटाइम ऐसा होगा कि वो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट या सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करेगा, लेकिन उसमें 2 इश्यूज होंगे। आपने याद रखें, इन दोनों को फिर डिस्कस करना होगा, ये सूल याद रखिएगा, ठीक है। ये हमने वो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडीज करते थे, स्पाउस इज डायरेक्टर एंड स्पाउस इज आल्सो शेयर होल्डर, याद है? याद है कि नहीं याद? वो लीगल रिक्वायरमेंट में एक ही केस स्टडी तो काम की थी, वो जिसमें एट द सेम टाइम कहता था स्पाउस इज डायरेक्टर, स्पाउस आल्सो। तो उसमें स्पाउस इज डायरेक्टर की वजह से अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती थी तो स्पाउस इज शेयर होल्डर को डिस्कस नहीं करते थे ना, कि उसको भी करते थे, उसको भी करते थे। 2 इश्यूज है केस स्टडी में, दोनों की डिस्कशन अलग अलग करनी है। सेम कंसेप्ट इधर भी कभी कभी रिलेटेड पार्टी में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ टीथर लिमिटेड, सॉरी पहले रिक्वायरमेंट, इवेल्युएट द अबव अरेंजमेंट एंड डिस्कस द प्रोसीजर विच शुड बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिट सीनियर। देखिए लगभग वही रिक्वायरमेंट है। कह रहा बताओ इशू क्या है, आइडेंटिफाई करो किस टॉपिक का इशू है। इसमें जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया था होल्डिंग कंपनी के लफ्ज से, ये तो रिलेटेड पार्टी का इशू है। और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी से हमने अंदाजा लगा लिया ये तो ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो हमारा फिर कंप्लीट कंसेप्ट या कंप्लीट एनालिसिस क्या बना कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये हमारी वैल्यूएशन थी। यहाँ पे वैल्यूएशन कह रहा है फिर से करें और प्रोसीजर बताएं क्या परफॉर्म करना है। During the audit of टीथर Limited TL, the audit senior noticed that in one of the floors of the office building, a business other than that of TL was being run.
एक फ्लोर पे, बिल्डिंग के एक फ्लोर पे कोई और बिजनेस रन हो रहा है। ऑन इंक्वायरी विद टीएल's मैनेजमेंट इट वाज आइडेंटिफाइड दैट द फ्लोर वाज गिवन टू द डॉटर ऑफ ए डायरेक्टर। डॉटर ऑफ ए डायरेक्टर, डॉटर ऑफ डायरेक्टर क्या हुआ? रिलेटेड पार्टी। की मैनेजमेंट का जो भी रिलेटिव होगा वो भी रिलेटेड पार्टी है, और होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड में से कोई होगा वो भी रिलेटेड पार्टी है। कह रहा ऑन इंक्वायरी विद टीएल's मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइड फ्लोर वाज गिवन टू द डॉटर ऑफ डायरेक्टर फॉर 6 months फॉर रनिंग हर ओन बिजनेस। तो ये तो हमारा हो गया रिलेटेड पार्टी। डॉटर ऑफ डायरेक्टर से क्या पता चला? रिलेटेड पार्टी। ये वैल्यूएट कर रहे हैं हम। फिर कह रहे हैं नो रेंट इज बीइंग चार्ज्ड एज इट हैज बीन ए वेकेंट फ्लोर एंड कैरीज नो मार्जिनल कॉस्ट टू टीएल। हाँ जी, अब ये जो विदाउट कंसीडर, ये तो उसने एग्जांपल में क्लियरली बताया हुआ ना कि विदाउट कंसीडरेशन जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आउटसाइड नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बनेगी। तो हमारा वैल्यूएशन ऑफ द सिचुएशन में क्या करेंगे हम? हमारा कंप्लीट एनालिसिस क्या हुआ? ये डॉटर से पता चला ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी है, और नो रेंट से पता चला आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये भी ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सिंपल रिपीट। हाँ, अब ये पॉइंट हो गया आपका कि ये जो ट्रांजैक्शंस है ये रिलेटेड पार्टी के साथ है और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब यहां पे जरा सोच के मुझे बताइए कि क्या इसमें कोई अदर रिस्क भी अराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूं। पहले बताइए, जितनी हमने केस स्टडी डिस्कस किया है वो समझ आ गई आपको? इन तीनों में अब आप एनालिसिस कीजिए। रेलिवेंट केस स्टडी आपने आइडेंटिफाई कर ले, वो तो हर केस ही अलग से है, वो तो आपने खुद आइडेंटिफाई की। यहां पे वो कह रहा है कि यहां पे आपको कैसे पता चला था क्वेश्चन 4 में कि ये रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट ने नहीं बताई, ऑडिटर ने खुद आइडेंटिफाई की है। कैसे पता चला? कहां लिखा हुआ है? किन अल्फाज? क्या अल्फाज? क्या क्या अल्फाज बोले तुम्हारे भाई? और अल्लाह के बंदे बोल पड़ो यार, कोई अल्फाज बोल पड़ा। वो है वो कहाँ है वो अल्फाज? सुनना चाह रहा हूं, वो मुझे भी पता किधर है। हाँ, नेम ऑफ NL वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्ट। बिल्कुल ठीक है, इसको अंडरलाइन कर ले आप। ठीक है, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो फिर हाँ जी, फिर कहां से पता चलता आपको? ये You came across a prospectus issued by Neelam Limited, according to which a director is chief executive. यानी you came across prospectus का मतलब है आप खुद उस prospectus को देख रहे थे और आपने आइडेंटिफाई की। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन 5 में आए। क्वेश्चन 5 में ये तो हमें पता चल गया ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। इसकी रिक्वायरमेंट को, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बताइए, क्या ये ट्रांजैक्शन आपने एज ऑडिटर खुद आइडेंटिफाई की या मैनेजमेंट ने बताई? कहां पता चला? यू हैव नोटेड। शाबाश, यू हैव नोटेड को अंडरलाइन करें। यू हैव नोटेड के अल्फाज हमें क्या बता रहे हैं? ये हमने नोट किया है, मैनेजमेंट ने नहीं बताया। ये आपको लग रहा होगा बहुत ही हल्का सा इशारा उसने दिया है, लेकिन बहरहाल अक्लमंद को तो हल्का सा इशारा भी काफी होता है। तो क्या यू हैव नोटेड रिलेटेड पार्टी के केस में, चूंकि ये अहम होता है कि हमने खुद आइडेंटिफाई किया या मैनेजमेंट ने बताई है, क्योंकि अगर हमने खुद आइडेंटिफाई किया हो उसके प्रोसीजर अलग से है। सवाल मेरा सिंपल ये है कि ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या वो प्रोसीजर लिखने चाहिए कि रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट? वो प्रोसीजर लिखने चाहिए या नहीं? पक्की बात है, लिखने चाहिए। किस वजह से लिखने चाहिए? यू हैव नोटेड की वजह। शाबाश। अब आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 में बताइए। ये तो पता चल गया ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। कैसे? रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है, कैसे पता चला? डॉटर ऑफ डायरेक्टर से। आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, कैसे पता चला? नो रेंट से। अब ये ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया कि मैनेजमेंट ने बताई है, ये कैसे पता चले?
द ऑडिट सीनियर नोटिस्ड, नोटिस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं क्या? ऑडिट सीनियर ने, मैनेजमेंट ने नहीं बताया। तो इसमें आपने, इसका मतलब है दो सिचुएशन इसमें भी डिस्कस करनी है। कौन कौन सी? नॉट आइडेंटिफाइड वाली। हाँ, लेकिन पहले देखें, पहले कौन से वाली सिचुएशन डिस्कस करेंगे भला? पहले जो स्पेसिफिकली उसने डिस्कस किया आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बाद में दूसरी, क्योंकि दूसरी वाली जो है ना वो इंप्लाइड है, उससे क्लियरली डिस्कस नहीं है, एलिमेंट जरूर लिखेंगे जरूर, लेकिन इंप्लाइड है। ये बात समझ आई? मार्क्स से भी आपको वैसे अंदाजा हो जाना चाहिए। चलिए, ये था जी हमारे क्वेश्चंस। कोई प्रॉब्लम इनमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए फिर नेक्स्ट, इंप्लीकेशन ऑन रिपोर्ट डिस्कस करें जी। वैल्यूएशन रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं और फिर रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट। रिलेटेड पार्टी के हवाले से दो इश्यूज ऐसे हैं, दो मसाइल ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। पहला, अगर कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हो, क्या रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कंट्रोल्स जरूरी हैं? बिल्कुल जरूरी है। वो कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं उनके साथ हो सकता है कोई स्टैरिक मार्क कर दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल देने के लिए कह रहा हूं कि ये हमारी रिलेटेड पार्टी है, ताकि इसकी ट्रांजैक्शंस को एंड में जाके अलग से आइडेंटिफाई करना, डिस्क्लोज करना आसान हो जाए। ये एक छोटा सा कंट्रोल है कि रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन को अनरिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन के साथ डिफरेंशिएट कर दिया जाए। अगर मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स नहीं अप्लाई किए रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो बताइए क्या हजारों ट्रांजैक्शन में आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी की है, कौन सी अनरिलेटेड पार्टी की? नहीं ढूंढ सकते। इसीलिए स्टैंडर्ड ने एक बात कही है, वो बात और किसी जगह पे नहीं की, रिलेटेड पार्टी, कि अगर कंट्रोल्स ओवर रिलेटेड पार्टी वीक हो तो इसका मतलब है आप कभी भी रिलेटेड पार्टीज के बारे में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल नहीं कर सकेंगे, खुद से आप कभी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो अगर कंट्रोल्स वीक होंगे, ये क्या होगा? स्कोप लिमिटेशन। और स्कोप लिमिटेशन है तो फिर अगर इफेक्ट मटेरियल है, बाकी रूटीन वाला, वही चैप्टर 4 वाला क्या कंसेप्ट बताइए जरा। क्या अब मेरे भाईजान जरा स्कोप लिमिटेशन के केस में बताइए क्या इफेक्ट होता है रिपोर्ट पे? और मैंने ये कहा था सारा कुछ भूल जाए, चैप्टर 4 भी भूल जाए। इम्प्लीकेशन बॉक्स बना के बताया था। मसला है, मसला है, ये मेरा भाई बताएगा, मेरे भाई आप। स्कोप लिमिटेशन केस में क्या है? आधा अधूरा सुना दे मेरे भाई। ये खास तौर पे मुझे याद है, मैंने कहा था ये जैसे काउंटिंग का डेबिट क्रेडिट है ना, वैसे ऑडिट में ये बॉक्स, छोटा सा बॉक्स था, वो 2x3 का मैट्रिक्स था। आधा दो, हाँ, स्कोप लिमिटेशन है अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर इफेक्ट परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और फिर आगे, इसके बाद आगे बेसिस पर ऊपर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं और नीचे आप लिख रहे हैं क्वालिफाई, ऊपर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं, तो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नीचे लिखना चाहिए अगली लाइन में कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। ओके 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 ओके, वापस बताएं, अब बताएं अगर स्कोप लिमिटेशन से क्या इफेक्ट आएगा? हाँ, क्वांटिफिकेशन मिसस्टेटमेंट के केस में होती है, स्कोप लिमिटेशन के केस में। फिर से आइटर शैल पहले लिखेंगे, इफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर रिलेटेड पार्टी आर वीक दिस विल बी स्कोप लिमिटेशन। इफेक्ट अगर अमाउंट नहीं दी हुई तो क्या लिखेंगे? इफ इफेक्ट इज मटेरियल ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर if effect is pervasive, auditor shall express
डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर क्या लिखेंगे, ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। फिर इसके बाद हाँ की ऑर्डर मैटर इन केस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, रेफरेंस टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन विल बी इंक्लूडेड इन की ऑर्डर मैटर सेक्शन, and in case of disclaimer of opinion reference will be included in case of disclaimer of opinion reference to basis for disclaimer of opinion will be included in key matter section। क्यों नहीं? हाँ जी, सिर्फ ये बताएंगे शाबाश कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में की ऑर्डर मैटर सेक्शन आता ही नहीं है। याद है कि नहीं यार? हाँ जी, इनकंसिस्टेंसी, शाबाश। तो ये तो हमारा है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट अगर कंट्रोल्स वीक हो, यानी कह रहा है अगर कंट्रोल्स ओवर रिलेटेड पार्टी वीक है तो वो तो हो गई स्कोप लिमिटेशन। और अगर डिस्क्लोजर में कोई इशू है, ठीक है, डिस्क्लोजर में कोई इशू है, कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया तो वो क्या होगी, मटीरियलिटी लेवल है 10 लाख, डिस्क्लोजर नहीं दिया 2000 का, इमटीरियल नहीं मटीरियल है ये, मटीरियलिटी लेवल 10 लाख, मिस स्टेटमेंट की अमाउंट जो डिस्क्लोजर ने दिया रिलेटेड पार्टी का 2000, 1 मिलियन 2000, लेकिन मैं 2000 को कह रहा हूं मटीरियल है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्वालिटेटिवली मटीरियल है, और मजाल है कि क्वालिटेटिव मटीरियलिटी की एग्जांपल आप सुना पाए। चैप्टर 9 में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? हाँ, फ्रॉड वाले थे। क्या क्या है एग्जांपल? 5 स्टूडेंट से पूछूंगा, एक ने भी बता दिया ना, मान लूंगा आप लोगों की तैयारी ठीक जा रही है। क्वालिटेटिव मटीरियलिटी की एग्जांपल, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट डायरेक्टर, ठीक है, एक हो गई। और नहीं उससे पूछ रहा, बताइए उसको, बताइए। हाँ, ये ले, बस खत्म। जी मेरे भाई, आप बताएंगे? ये मेरे भाई सेंटर में जो बैठे हैं, आप बताएंगे क्वालिटेटिव मटीरियलिटी की एग्जांपल्स? नहीं बताने? नहीं, आगे वाले भाई, कॉर्नर वाले भाईजान, ये बताएंगे। हाँ जी, क्वालिटेटिव मटीरियलिटी की एग्जांपल, नॉन कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन, शाबाश। और स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड डिस्क्लोजर, शाबाश। और फ्रॉड, और ये सामने वही खुला हुआ ना। हाँ, मैं कब पहुंचे हुए हम चैप्टर 17 पे, तो आधी से ज्यादा किताब इधर को पलटी होनी चाहिए, वो आधी से ज्यादा किताब के साथ उधर को पलटे हुए हैं। ये तो चैप्टर 8, 9, 10 ही हो सकता है, मर्जी है आपकी। चलें, बहरहाल ठीक बता दिया, बता देखिए बताया है, बता ठीक दिया है तो बात बता, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर डिस्क्लोजर में इशू हो तो ये क्या होगा, मिस स्टेटमेंट। अगर इफेक्ट मटेरियल है, मेरा भाई बताए जरा, पूरी बात बता दीजिए, पूरी बात बतानी है और खुश कर दे आज हमें आप, शाबाश, बताएं। रिलेटेड एक स्मॉल अमाउंट है, रिलेटेड पार्टी से ड्यू थी, उसको डिस्क्लोज नहीं किया, क्या है ये, मिस स्टेटमेंट। इफेक्ट क्या है, क्वालिटेटिवली मटेरियल। ओके, अब क्या, फिर क्या करेंगे, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, ठीक है। और फिर reference will be included, reference to basis for qualified opinion section will be included in key added matter section, शाबाश, क्लियर। ये है इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। भाई मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। चलिए आगे चल, यहां पे सिर्फ कंसेप्ट में ना उसने क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन की बात की है।
बेसिस वगैरह की बात नहीं की, क्योंकि वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, रिपीट नहीं किया। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए और इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे तो आपने कंप्लीट इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है, ये याद रखिएगा। ये ना एग्जाम में कि किताब में बस इतना ही लिखा हुआ था, हमने इतना ही लिखा। ये ओपिनियन के बाद बेसिस फॉर ओपिनियन वाली बात, वो लाइन, फिर इसके बाद की ऑर्डर मैटर वाली लाइन, ये चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं। वो यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है, हर केस में अप्लाई होती है। एग्जाम में कोई भी केस आ जाए मॉडिफाइड ओपिनियन का, आपने उनको डिस्कस करना है जी। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, हाँ अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हैं। अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, उसका इफेक्ट परवेसिव हो, तो हम अदर मैटर पैराग्राफ भी इंक्लूड कर सकते हैं, कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन अबाउट रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी के हवाले से मैनेजमेंट से इंक्वायरी तो हमने की है, याद है इंक्वायरी क्या की है? हमने लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज इनसे ऑब्टेन की है, ठीक है। अब क्या कुछ मैटर्स ऐसे भी हैं जो हम मैनेजमेंट से रिटर्न फॉर्म में कंफर्म करवाते हैं? वो कहते हैं जी बिल्कुल है। अब मैनेजमेंट से क्या रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है, 2-4 गवर्नेंस से क्या रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? हम मैनेजमेंट से या डायरेक्टर से रिटन फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्म करवा रहे हैं एट द एंड ऑफ द ऑडिट। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? हम रिटन फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्म करवा रहे हैं, किससे? मैनेजमेंट से या डायरेक्टर से एट द एंड ऑफ द ऑडिट। जो सिग्निफिकेंट, किसी भी एरिया में अगर कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हो, वो मैनेजमेंट या डायरेक्टर से रिटन फॉर्म में कंफर्म करवाते हैं। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन क्या होगी? ये एरिया टू एरिया वेरी करती है। आपको याद होगा हमने गोइंग कंसर्न में भी पढ़ा था, गोइंग कंसर्न के हवाले से भी रिप्रेजेंटेशन ली जाती है, ठीक है। और वो मिस स्टेटमेंट के हवाले से भी रिप्रेजेंटेशन ली जाती है। अगर इमटेरियल मिस स्टेटमेंट हो तो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं कि आप भी लिख के दीजिए कि ये सारी मिस स्टेटमेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इमटेरियल। रिलेटेड पार्टी के हवाले से क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, ये जरा देखिएगा। कह रहे मैनेजमेंट से आपने जो रिटन फॉर्म में वर्ड कंफर्मेशन यूज हुआ है, लेकिन इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन ही है। मैनेजमेंट से जो ऑब्टेन करेंगे, और यहां कंफर्मेशन के बजाय रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए। आइटम मस्ट ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट स्टेटिंग दैट all related parties and transactions are properly disclosed and recorded according to accounting rules and law। कि जितने भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस हैं, सारी डिस्क्लोज कर दी गई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और सेकंड, मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ ऑल नॉन रिलेटेड पार्टीज एंड ट्रांजैक्शंस। इसके आगे क्लैरिटी के लिए लिख लीजिए टू ऑडिटर, और पहले वाले के साथ क्लैरिटी के लिए लिख लीजिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी पहले वाले पॉइंट पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या दे रही है कि हमने सारी रिलेटेड पार्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दी है, पहली ये रिप्रेजेंटेशन। दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या, ऑडिटर को भी बता दिया। दो अलग बात एक ही है कि क्या सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज और ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज सारी की सारी बता चुके हैं। पहले वाले में क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता चुके हैं। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, ऑडिटर को बता चुके हैं। क्लियर? ये फर्क याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले वाली को, दूसरे वाले को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहरहाल ये बाद में कभी पढ़ेंगे। फ्रॉम दो चार विद गवर्नेंस, auditor may also obtain written representation from those charged with governance when they have approved significant related party transactions affecting financial statements। जब डायरेक्टर्स कोई अप्रूवल दे चुके हों सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज की, नहीं कुछ रिलेटेड पार्टीज की अप्रूवल डायरेक्टर से चाहिए होते हैं, बल्कि बोर्ड पॉलिसी के मुताबिक अमूमी तौर पे जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी अप्रूवल डायरेक्टर्स को देनी चाहिए।
इनमें से कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो है वो हम डायरेक्टर्स को बताएंगे। क्यों बताएंगे? हालांकि अप्रूवल तो उन्होंने खुद दी होगी, इसलिए कि हो सकता है जो अप्रूवल दी गई हो वो 2-4 भी गवर्नेंस ने ना दी हो। मैनेजमेंट राइटर को ये कह सकते हैं ना, सर ये देखिए ये अप्रूवल 2-4 भी गवर्नेंस की तरफ से आई है, हो सकता है ना हो। तो इसीलिए जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो 2-4 भी गवर्नेंस ने अप्रूव की है, ऑडिटर दोबारा उनके बारे में रिप्रेजेंटेशन उनसे ऑब्टेन करेगा। सर बताइए ये सिग्निफिकेंट बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन आपके नॉलेज में है कि आपने वाकई इनको अप्रूव किया? दे हैव पर्सनल इंटरेस्ट इन रिलेटेड पार्टीज और ट्रांजैक्शन। अगर किसी डायरेक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसके बारे में भी उनसे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे। डायरेक्टर्स का पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, वो कैफ 7 में हुआ करता था, एक डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। किसी ट्रांजैक्शन में अगर किसी एक डायरेक्टर या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर का इंटरेस्ट है उसके बारे में भी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की जाएगी। यानी वो क्या कह रहा है ऑडिटर? ऑडिटर बेसिकली जो अहम वाली ट्रांजैक्शन, देखिए मैनेजमेंट का लेवल थोड़ा कम होता है, मैनेजमेंट से ऑडिटर हर तरह की रिप्रेजेंटेशन ले रहा है, हर तरह की ट्रांजैक्शन के बारे में पूछ रहा है कि सारी ट्रांजैक्शन बताओ मुझे। लेकिन 2-4 भी गवर्नेंस के साथ सिर्फ सेलेक्टेड पॉइंट्स पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की जा रही है, ऑल ट्रांजैक्शन पे नहीं। ये फर्क समझ रहे हैं? मैनेजमेंट से जो रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की जा रही है वो ऑल ट्रांजैक्शन के बारे में। 2-4 भी गवर्नेंस से जो रिप्रेजेंटेशन ली जा रही है सेलेक्टेड यानी जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है उनके बारे में। और फिर दे हैव प्रोवाइडेड ओरल एक्सप्लेनेशन अबाउट स्पेसिफिक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में सिर्फ वर्बल एविडेंस मौजूद है, फर्ज करें अप्रूवल का, जैसे डायरेक्टर ने अप्रूवल दी तो सही, लेकिन वर्बल दे दी, व्हाट्सएप पे दे दी, फोन पे कॉल करके कह दिया चले अप्रूव्ड, तो मैनेजमेंट तो जाहिर है वो तो बात मान लेगी। बॉस चाहे रिटर्न फॉर्म में बोले या वर्बली बोल दे, ऑर्डर तो बॉस का मानना ही है। मैनेजमेंट तो वर्बल ऑर्डर पे भी रिलेटेड पार्टीज की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर देगी। ऑडिटर को अगर इस तरह की ओरल अप्रूवल्स हुई है तो ऑडिटर क्या करेगा? रिटर्न फॉर्म, ये रिटर्न फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर। तो क्या 2-4 भी गवर्नेंस और मैनेजमेंट से जो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं वो सेम होती हैं? नहीं, डिफरेंट है। बेसिक डिफरेंस क्या है? मैनेजमेंट से तो हर ट्रांजैक्शन के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे, ऑल। 2-4 भी गवर्नेंस से सिर्फ सिलेक्टेड सिग्निफिकेंट। शाबाश, क्लियर? ये रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद चैप्टर खत्म। एक क्वेश्चन है लगे हाथों, वो भी ना निपटा ले। ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 7। होम असाइनमेंट नहीं, होम असाइनमेंट अभी कर लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? होम असाइनमेंट कौन सी करके आनी है आपने? कह रहे व्हाट फर्दर मेजर शुड द ऑडिटर टेक? क्या करना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए? रिक्वायरमेंट पढ़ के कुछ पता नहीं चल रहा किस चैप्टर का क्वेश्चन। आपको तो पता है जाहिर है रिलेटेड पार्टी चल रहा है, रिलेटेड पार्टी का टॉपिक ही होगा, आपको तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी पता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, और आपको पता है ये क्लास टेस्ट में आप पास हो जाते हैं, आई कैप में क्यों नहीं पास हो पाते? इसकी बहुत सी रीजन है, उनमें से एक रीजन क्या है भला? क्लास टेस्ट में आपको पता होता है जिस चैप्टर का टेस्ट है ना सिलेबस, उसी में से सवाल पूछते हैं। ये अनफेयर एडवांटेज मिलता है आपको वीकली टेस्ट में, जो एग्जाम में नहीं मिलता। एग्जाम में आपको ये भी सोचना पड़ता है इस लेवल पे भी, क्या कि पहले ये तो पता चले ये किस चैप्टर का। और बहुत से स्टूडेंट्स गलत चैप्टर की तरफ चले जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में। अच्छा, इसका हल क्या है? अब इसका हल क्या है कि टेस्ट में सिलेबस जो हो सके तो मल्टीपल चैप्टर्स को शामिल करना चाहिए। जो रूटीन में आप एग्री नहीं करते, आप कहते हैं सर हर हफ्ते इतनी रिवीजन थोड़ी हो सकती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद एक ऐसा टेस्ट आता है जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। वो कौन सा टेस्ट होता है? टर्म टेस्ट 1, टर्म टेस्ट 2, टर्म टेस्ट 4 और एक मॉक। टर्म टेस्ट 1 तो समझ लीजिए कि फर्स्ट हाफ में किया जाता है, टर्म टेस्ट 2 सेकेंड हाफ के लगभग, और जब दोनों कंप्लीट, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर होता है मॉक। तो बाकी वीकली टेस्ट भी देने चाहिए, लेकिन ये 3 टेस्ट खास तौर पे आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। जो आपकी ज्यादा बेहतर वैल्यूएशन होती है वो वीकली टेस्ट से नहीं होती, वो किससे होती है?
टर्म टेस्ट से। तो आपका टर्म टेस्ट 2 कब है? नेक्स्ट वीक में। और क्या उसका सिलेबस आपको तो वैसे पता ही होगा ना, भी बताया हो तो पता होता है क्या, क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगा। जो पढ़ रहे हैं चैप्टर्स यही होगा, जो टर्म टेस्ट 1 के बाद चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो तो शामिल होंगे ही होंगे। सवाल सिर्फ उन पे आता है कि टर्म टेस्ट 1 वाले चैप्टर शामिल होंगे कि नहीं। तो हमने क्या किया, उनमें से जो अहम वाले चैप्टर्स थे सिर्फ उनको इंक्लूड किया, बाकियों को नहीं किया। तो क्या आपको पता है सिलेबस क्या, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है टर्म टेस्ट 2 का? कैसे पता चला? व्हाट्सएप ग्रुप में। जजमेंट नहीं है, जजमेंट है, शेयर किया उन्होंने। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन 7। ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एबीसी कंपनी इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ रुपीज 300,000 ओव्ड बाय डीई कंपनी। ओव्ड बाय का मतलब क्या है कि कौन मकरूज है, डीई कंपनी मकरूज है कि एबीसी कंपनी? डीई कंपनी ने पैसे दे। द टोटल एसेट्स ऑफ एबीसी कंपनी वाज 200 मिलियन। टोटल एसेट 200 मिलियन है। अब प्रॉफिट दिया नहीं, मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट हो? 1%। 1% लगाया, आंसर आया 2 मिलियन। मटेरियलिटी लेवल 2 मिलियन है। अमाउंट 300,000 3 लाख है, ये तो इमटेरियल है, अभी तक इमटेरियल है। कह रहा था ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग ऑडिट एविडेंस। डीई कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय द चेयरमैन ऑफ एबीसी कंपनी हु इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर। अब ये देखें, अब एबीसी कंपनी का चेयरमैन डीई कंपनी को भी कंट्रोल कर रहा है, वो डीई कंपनी का शेयर होल्डर। चेयरमैन मतलब चेयरमैन ऑफ बोर्ड, यानी डायरेक्टर है। डीई कंपनी का जो डायरेक्टर है, चेयरमैन डायरेक्टर, वो एबीसी कंपनी का जो चेयरमैन है वो डीई कंपनी को भी कंट्रोल कर रहा है और उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी है। बताइए इस लाइन से क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। The draft financial statements of ABC company do not provide any disclosure about rupees 300,000 transaction on the ground that it is immaterial. Disclosure include नहीं किए, क्या मिस स्टेटमेंट है? इफेक्ट क्या है? मटेरियल। क्यों इमटेरियल नहीं है? साथ में मटेरियल के साथ लिखना है उन क्वालिटेटिव, ये लिखना लाजमी है। There is no information about the nature of transaction but the ₹300,000 had been included in receivable at the end of previous financial year. पिछले साल भी इंक्लूड किया गया था। तो क्या करना चाहिए इसको? पिछले साल भी इंक्लूड किया गया। इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है भला? लास्ट इंफॉर्मेशन से, पहली इंफॉर्मेशन से पता चला रिलेटेड पार्टी है, दूसरी इंफॉर्मेशन से पता चला कि मिस स्टेटमेंट है और क्वालिटेटिवली मटेरियल है। तीसरी इंफॉर्मेशन से क्या पता चला कि ये भी मिस स्टेटमेंट है। तीसरी इंफॉर्मेशन से भी मिस स्टेटमेंट कंफर्म होती है। कोई स्टूडेंट बता सकेगा क्यों? दूसरी इंफॉर्मेशन से तो पता चल रहा है कि डिस्क्लोजर नहीं दिए, मिस स्टेटमेंट है। तीसरी इंफॉर्मेशन से कैसे पता चल रहा है? पूरा साल गुजर गया, उससे 1 रुपया भी वसूल नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? बैड डेट हो गया, इसको राइट ऑफ करना चाहिए। तो ये भी मिस, सेकंड से भी मिस स्टेटमेंट कंफर्म होती है, थर्ड से भी। इंपैक्ट मटेरियल है, क्या करें? अब क्या करें? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि वो डिस्क्लोज करे इसको और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेकर राइट ऑफ करवाएं। अगर मैनेजमेंट नहीं करती तो ये क्या होगा? मैनेजमेंट अगर ये काम डिस्क्लोज नहीं करती, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करती, क्या होगा? मिस स्टेटमेंट होगी। ये मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन का लफ्ज एहतियात से इस्तेमाल, अच्छा भला कंसेप्ट आता होगा, जीरो हो जाएगा। अगर मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन को रिप्लेस किया, एडवर्स ओपिनियन को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के साथ रिप्लेस किया, ऑडिटर लफ्ज को डायरेक्टर लफ्ज के साथ रिप्लेस किया, ये मिलते जुलते हैं। ऑडिटर जल्दी में आपको पता भी नहीं चलता होगा। इन अल्फाज का इस्तेमाल एहतियात से करें, वरना अच्छा भला कंसेप्ट आता होगा, गलत हो जाएगा, एग्जामिनर फेवर नहीं देगा इसमें। चलिए क्लियर? क्वेश्चन 7 क्लियर हो गया जी? ये था हमारा चैप्टर 17 कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। कोई क्वेश्चन? चलिए लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब आप खूब आराम कर लें, रेस्ट कर लीजिए, रिफ्रेश हो जाइए।
आपको पूरे 45 सेकंड दिए जाते हैं, पूरे 45 सेकंड। चलिए पॉज कीजिए।